हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी में थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपना चल रहा था। पिछले कुछ दिनों में हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के या सम्मिश्र तल के या सम्मिश्र संख्याओं के बेसिक के बारे में सीखा। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब सीमा, संततता और अवकलनीयता के बारे में सीखा। और सबसे बड़ी बात, जो टॉपिक इसका मेन टॉपिक है विश्लेषिक फलन, उसकी अपन ने शुरुआत की। कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, सर आपने 10 क्वेश्चन के लिए कहा था लेकिन शुरू के चैप्टर आपने पढ़ाई नहीं। बेटा पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। मिक्सिंग होती है फर्स्ट यूनिट में आपके, तो मिक्सिंग के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और पढ़ाना बहुत जरूरी भी है। कल मैंने आपको बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि अपने कल 8 लेक्चर हो चुके थे, 9वां लेक्चर है और 1-2 लेक्चर और आएंगे आपके पास यूट्यूब पे और एजू साइंस ऐप पे, जो डेमो लेक्चर है आपके। उसके बाद ये कोर्स आपका पेड कोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और पेड कोर्स की जो फीस है वो थी अपनी 799 799 रुपये। लेकिन गणेश चतुर्थी के पर्व के उपलक्ष्य में 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त 3 दिन की जो फीस थी, या 3 दिन के लिए जो फीस अपन ने रखी थी, वो थी 699 रुपये। कुछ डाउट्स क्लियर करते हुए बता दूं मैं कि अपनी ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन शुरू होने के बाद भी चलती रहेंगी ऑनलाइन जो की तो, कि यदि कोई बच्चा बाहर से जुड़ता है तो उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर के पास हम पढ़ेंगे कैसे। तो ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन शुरू होने के बाद भी ऑनलाइन क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, क्योंकि अपना पर्सपेक्टिव ऑनलाइन को लेकर ही है। सबसे मेन जो अपना टारगेट है या उद्देश्य ऑनलाइन ही है। एजू साइंस ऐप जो है पर्सनल ऐप है, और ऐप बनवाया ही इसलिए गया है ताकि एग्जाम तक आपकी क्लासेस ऑनलाइन चलती रहें और आप सब लोग घर बैठ के आसानी से और आराम से पढ़ सके, बिना किसी ट्रबल के और बिना किसी एक्स्ट्रा फालतू के खर्चे के। बहुत कम फीस रखी है जो हर कोई बच्चा इजीली पे कर सकता है। उसके बावजूद भी यदि कोई किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझसे कांटेक्ट करें। और पेमेंट करने से पहले एक बार आप मुझसे बात करेंगे। फोन नंबर आपको मेरे दिख ही रहे होंगे साथ में। और मैंने आपसे पहले ही कह चुका हूं कि डेमो क्लासेस को डेमो की तरह ना लें, इनको एक रेगुलर क्लासेस की तरह सोचें कि जो आपकी क्लासेस चल रही हैं अच्छे से नोट्स बनाएं, अपने होमवर्क करें, कॉपी नोट करें, रिवाइज करें चीज़ों को। क्लास लेने से पहले रेगुलर रिवाइज करें। 11 बजे का अपना टाइम है मॉर्निंग में, 11 ओ क्लॉक का। यदि टाइम चेंज करने की बात आएगी या कंफर्टेबल देखा जाएगा, पहले 9 बजे था, लेकिन कुछ बच्चों की क्लासेस होती थी उस टाइम, कॉलेज वगैरह कुछ जो भी थी, उसकी वजह से टाइम 11 बजे अपन ने फिक्स कर दिया। तो आप रेगुलर क्लास लेते रहिए 11 बजे। और जैसा ही आगे देखा जाएगा जो सूटेबल टाइम रहेगा, जब सारे बच्चों को लेके जो कंफर्टेबल टाइम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग टाइम को भी अपन स्लॉट फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग सेकेंड ईयर का बैच सुबह 8 बजे चल रहा है। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों चल रही हैं उसमें। और सेकेंड ईयर के बैच को लगभग अब 15 से 20 दिन हो चुके हैं रनिंग में। पेड कोर्स के लिए बात कर रहा हूं मैं, उसका 15 डेज का डेमो था वो अलग था, लेकिन जो पेड कोर्स था वो 10 से 15 दिन चल चुका है। सेम आपके साथ में मंडे से या ट्यूसडे से, मंडे तो अपने रखा ही है, संडे और मंडे का 2 दिन का अपन टाइम देंगे, मतलब शनिवार, रविवार, सोमवार। शनिवार को अपने 10 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे कल। उसके बाद कल, परसों, पहले दिन 3 दिन आपको टाइम मिलेगा फी पे करने का। उसके बाद फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे चीजों को लेके। सबसे बड़ी चीज, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़िए, नोट्स बनाइए और जितना ज्यादा हो सके रिवीजन कीजिए। और जैसे ही आप क्लास लेने लगे तो उससे पहले एक बार जो पुरानी क्लास है तो उसको ले लें, या फिर जो आपने नोट्स बनाए उनको देख लें। 5 से 10 मिनट लगेगी, मतलब जो 40 से 45 मिनट्स की क्लास है उसे आपको रिवाइज करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगेगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो आपका पेड कोर्स होगा उसमें क्लास मिनिमम 55 से 1 आवर, 55 मिनट से 1 आवर के आसपास की क्लास आएगी। और एक बात मैं आपको बहुत अच्छी बता दूं कि यदि आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा और ध्यान दिया होगा, यदि आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया होगा और ध्यान दिया होगा तो आप समझ पाएंगे कि ऑफलाइन जो क्लास चलती थी उसकी जो 1.5 आवर की क्लास है, मतलब उसकी जो 1.5 घंटे क्लास है, वो अपनी ऑनलाइन की जो अपन अभी चल रहा है अपना प्लेटफॉर्म, लाइव की बात नहीं कर रहा मैं, कि लाइव में तो कमेंट वगैरह चलते रहते हैं, बच्चे एक दूसरे से बात करते रहते हैं, कुछ उनको डिस्टर्बेंस भी होता है। यदि एक कोई बात पूछता है तो उसकी वजह से बाकी के जितने बच्चे जुड़े हुए हैं 100, 200, 500 सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो इन क्लासेस का ये फायदा है कि जो ऑफलाइन की आपकी 1.5 घंटे क्लास थी वो ऑनलाइन की 1 घंटे की क्लास के ही बराबर है, क्योंकि बोर्ड को मिटाना, बच्चों का नोट करना, टीचर का रुकना, बहुत सारी चीजें इसमें एलिमिनेट कर दी गई हैं। अब आपको केवल पढ़ना है और आपके सामने सिर्फ मैं हूं और आप हैं और कोई नहीं है, तीसरा बंदा, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। आपने अपने ईयरफोन कान में लगाए थे, आप ईयरफोन से देख रहे हैं तो, और विदाउट ईयरफोन देख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
आप अकेले रूम में बैठे, अपनी टेबल और चेयर ली और शांति से आप अपने पढ़ते रहे, और जो 55 1 आवर की जो क्लास है उसको आपने नोट किया। और ध्यान रखिएगा 1.5 आवर की क्लास के बराबर है ऑफलाइन की। मतलब यदि आप यहाँ 2 दिन क्लास लेते हैं तो आपकी वो ऑफलाइन की 3 दिन की क्लास के बराबर है। तो आप ऑटोमेटिक सोच सकते हैं कि आपका कोर्स उससे जल्दी होने वाला है। यहाँ अपने पास टाइम की पाबंदी नहीं है, मैं चाहूँ तो 2 क्लास ले लूँ पर डे, मैं आप चाहूँ तो 2 क्लास डाल दूँ सुबह शाम, देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चाहूँ तो आधी क्लास ले लूँ। तो यहाँ पाबंदी भी नहीं है कि सर हमको एक दिन आना है, 1 घंटे पढ़ना है फिर जाना है, ऐसा कोई कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, एक बच्चे पूछ रहे थे कि सर पेपर कब कंप्लीट होगा और नेक्स्ट पेपर कब शुरू होगा, या फिर ये तीनों पेपर का जो कोर्स है वो कब कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा, लगभग जनवरी के लास्ट तक अपने सारे कोर्सेज कंप्लीट हो जाते हैं। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फर्स्ट टाइम सभी शुरुआत कर रहे हैं, मैं नहीं, मेरे साथ सभी शुरुआत कर रहे हैं, तो वही अपन अप्रोक्स आइडिया लेके चलते हैं जनवरी के लास्ट तक का ही। मतलब एग्जाम से लगभग आपको 1 से सवा महीने पहले कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर वो 1 सवा महीना जो मिलेगा आपको रिवीजन के लिए मिलेगा, अच्छे तरीके से आप पढ़ाई करनी है और जितने मैक्सिमम स्कोर आप कर सकते हैं उतना आपको स्कोरिंग करनी है। चलिए अब अपन शुरू करते हैं। टॉपिक अपना चल रहा था एनालिटिक फंक्शन या विश्लेषिक फलन, और विश्लेषिक फलन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका था कि किसे कहते हैं, एनालिटिक फंक्शन या फिर विश्लेषिक फलन। थोड़ा सा और बता देता हूं, फिर इसके ऊपर अपन कुछ थ्योरम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे इनको आगे अपन को एलिवेट करना है। देखो, कोई भी फंक्शन एफ जेड था अपने पास, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन बोलते हैं इसको, सम्मिश्र चर फलन। कोई भी फंक्शन एफ जेड जो है वो यदि एक तो सिंगल वैल्यूड है, मतलब एक मानी, कैसा होना चाहिए, एक मानी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब अवकलनीय होना चाहिए, और जो उसकी अवकलनीयता है वो क्या होनी चाहिए, अद्वितीय होनी चाहिए, मतलब यूनिक होनी चाहिए। अवकलनीयता क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन डी, एट ईच पॉइंट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी इसमें, इट्स डोमेन डी। ये अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, ये सारी बातें क्लियर हुई थी। बहुत ध्यान सुनेगा दोबारा से कि एफ जेड था, सिंगल वैल्यूड फंक्शन था, एक मानी फलन, और ये अवकलनीय होना चाहिए, और इसकी अवकलनीयता अद्वितीय होनी चाहिए। अवकलनीयता अद्वितीय होने का मतलब है आप किसी भी रास्ते से चले जाओ आपको सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, सिंगल वैल्यू है ना, एक ही मिलनी चाहिए। और एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन डी, मतलब इसके प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर, प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर इसकी अवकलनीयता क्या होनी चाहिए, अद्वितीय। मतलब एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन डी, जो एफ जेड का जो डेरिवेटिव है, कौन होगा डेरिवेटिव, एफ डैश जेड, वो यूनिकली एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए, तब तो आपका फंक्शन एफ जेड एनालिटिक या विश्लेषिक होता है, वरना विश्लेषिक नहीं होता है। क्लियर है बात, कोई डाउट है, नहीं है? चलिए अब बढ़ते हैं अपन इस पे कि एक एनालिटिक फंक्शन को प्रूफ करने के लिए या एनालिटिक फंक्शन को समझने के लिए, विश्लेषिक फलन के लिए एक आवश्यक प्रतिबंध होता है, नेसेसरी कंडीशन होती है, वो क्या होती है उसको पहले अपन देखते हैं, फिर उसको अपन प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास, देखिएगा, एफ जेड के विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध या फिर द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ जेड टू बी एनालिटिक। मतलब कोई फंक्शन एफ जेड है, कोई फलन एफ जेड है, वो विश्लेषिक होगा तो उसके लिए कोई आवश्यक प्रतिबंध क्या है, मतलब उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, वो अपन देखनी है। पहले एक बार अपन स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो थ्योरम नंबर 3.7.2 है, प्रमेय नंबर 3.7.2, जो राजस्थान 2003, 7, 13, 14 बहुत बार आ चुकी है। ठीक है, सुनिएगा, फलन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। याद कीजिए, मैंने बताया था कि जेड इक्वल टू अपन लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई, लिखते हैं ना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसका जो फंक्शन एफ जेड है उसको लिखा जाता है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। और यदि आप मेरी क्लासेस शुरू से लेते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये कैसे आता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने समझाया था, याद हो तो देख लीजिए क्लास को शुरू से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सारी क्लासें देखते हुए आइए, तो आपको पता रहेगा कि एफ जेड इक्वल टू ये कैसे होता है, जहां यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स के और वाई के, यू और वी एक्स और वाई के फलन है, और दो पार्टीशन में लिखा गया है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। देखिएगा, फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई किसी प्रांत डी में, प्रांत डी का मतलब वही सुबह कल जो एग्जाम्पल समझाया था आपको मैंने, क्या खेत वाला है ना,
कि प्रांत डी में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में यू तथा वी कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करें। अब ये कोशी रीमान समीकरण क्या चीज है, सबसे मेन यही है। तो ये जो लिखा हुआ है ना डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये ही कोशी रीमान इक्वेशन या कोशी रीमान समीकरण या सी आर इक्वेशन, एक नाम और इसका सी आर इक्वेशन। बात को समझिएगा ध्यान से, है ना, कि जो आपके पास है फलन एफ जेड यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, कोई फंक्शन एफ जेड है, किसी प्रांत डी में विश्लेषित होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में u तथा v कोशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करे। मतलब u और v जो दो फंक्शन है आपके पास x और y के, उनके लिए डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई होना चाहिए और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल होना चाहिए माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसको बोलते हैं सी आर इक्वेशन या फिर कोशी रीमान समीकरण। The necessary condition for the function fz be analytic in domain D is that in D u and v satisfy the Cauchy-Riemann equation। कहने का मतलब सिंपल सा, ये कतई मत पढ़ो इसको बिल्कुल भी पूरे को, आप तक इतना सा ध्यान रखो, कोई फलन fz विश्लेषिक है या कोई फंक्शन fz एनालिटिक है तो वो सी आर इक्वेशन कोशी रीमान समीकरण कोशी रीमान इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और कोशी रीमान इक्वेशन है क्या कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। और ये चीजें आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। इसको आप स्टार बना लेना और चाहो तो MTR लिख लेना कि सर MTR मतलब एक तो होता है इंपॉर्टेंट, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और उससे भी ऊपर क्या MTR, मतलब मैं तुझे रटूंगा। ये रटने हैं आपको, रटने का मतलब ये नहीं सर आप तो रटा रहे हैं, नहीं नहीं, आपको याद रखने हैं ये बहुत अच्छे तरीके से कि कोशी रीमान समीकरण क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। यू का एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और वी का फिर वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब यू का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन किसे कहते हैं, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स वाला ही रहेगा, एक्स के सापेक्ष कर रहे हो तो एक्स वाला ही रहेगा और वाई वाला क्या हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब वाई में परिवर्तन नहीं होगा। यदि देखा जाए ना तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को उस फॉर्म में लिखा जाए, अवकलन तो है ये, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव है ये, तो इसको लिखा जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये लिखा जाता है। इसको याद कीजिए, पहले बताया हुआ होगा कहीं, अब छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने कि u में x के रेस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, मतलब u में x के सापेक्ष परिवर्तन या u में x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो क्या लिखा यहाँ u में x कितना है x प्लस डेल्टा x और यहाँ कितना है x, तो x प्लस डेल्टा x से x में चेंज हुआ या फिर x से x प्लस डेल्टा x में चेंज हुआ, या x में जो चेंज है वो कितना है डेल्टा x है। y यहाँ भी y था और यहाँ भी y है, मतलब y क्या हो गया कांस्टेंट, y क्या हो गया अचर। और आंशिक अवकलन या पार्शियल डेरिवेटिव में यही होता है कि जैसे आपने x के सापेक्ष अवकलन किया या x के सापेक्ष आपने डेरिवेटिव निकाला तो x वाले को तो वेरिएबल मानेंगे और y वाले को क्या मानेंगे अचर मानेंगे। x वाले को तो क्या मानेंगे चर और y वाले को क्या मानने वाले हो आप अचर। x वाले को चर या वेरिएबल और y वाले को अचर, मतलब कि x के रेस्पेक्ट में यदि पार्शियल डेरिवेटिव किया जाएगा तो x वाला तो रहेगा अचर, सॉरी चर, और x के रेस्पेक्ट में जो भी रहेगा y वगैरह वो क्या रहेगा अचर। तो इसको लिखा जाता है ऐसे। मैं आपसे पूछूं सर बताओ डेल यू अपॉन डेल वाई क्या लिखा जाएगा कि सर ठीक है डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0। क्यों, अब क्या y में चेंज होगा क्योंकि y में तो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन। ये बनेगा u x कांस्टेंट कॉमा y प्लस डेल्टा वाई माइनस u x कॉमा y अपॉन डेल्टा वाई। आई बात समझ में। तो इस चीज को आप एक बार नोट कर लीजिए छोटी छोटी चीजों को, बाकी ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, बोर्ड पे भी लिख दिया है मैंने, यूट्यूब पे वैसे ही, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसको लिखिए। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करना है। तो प्रूफ करना क्या है पहले तो ये समझ लीजिए, एनालिटिक दे रखा है, विश्लेषिक दे रखा है, कौन फंक्शन एफ जेड, मतलब फंक्शन एफ जेड जो दिया है ना आपको गिवन है वो है फंक्शन एफ जेड एनालिटिक, मतलब विश्लेषिक दे रखा है। अब विश्लेषिक खुद तो कुछ होता ही नहीं है, विश्लेषिक कोई अलग चीज थोड़ी है। विश्लेषिक किस पे डिपेंड कर रही है, डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएबिलिटी या फिर अवकलनीयता पर। मतलब
फंक्शन एफ जेड है वो आपको अवकलनीय दे रखा है, वो भी अद्वितीय रूप से, मतलब और प्रत्येक पॉइंट पर उसके डोमेन डी में, ठीक है। मतलब एफ जेड आपको विश्लेषिक दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि फलन एफ जेड जो है वो अपने प्रांत डी में अवकलनीय है अद्वितीय रूप से। कहने का मतलब ये हुआ आप किसी भी रास्ते से एफ डैश जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, हमेशा क्या आने वाली है, वो सेम आने वाली है, जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। और देखो फिर से वही बात कहूंगा, डायरेक्टली इस क्लास को ना देखें और ना देखें, पिछली क्लासेस देखते हुए आइए, फिर इस क्लास पर आप आइए, तब जाकर तो मजा आएगा पढ़ने में, वरना फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, चलते अपन। तो दिया क्या है आपको कि एफ जेड एनालिटिक है, मतलब एफ जेड विश्लेषिक है। विश्लेषिक होने का मतलब एफ जेड यूनिकली क्या है, एग्जिस्ट करता है, मतलब एफ जेड का जो मान, एफ डैश जेड का जो मान है वो अद्वितीय रूप से विद्यमान है, या एफ जेड की अवकलनीयता जो है वह अद्वितीय रूप से विद्यमान है। कहने का मतलब वही हुआ, एफ जेड का डेरिवेटिव जो आप निकालोगे या एफ जेड का जो आप अवकलन निकालोगे, उसे किसी भी रास्ते से निकाल लो, हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये तो अपन को गिवन है या फिर दिया हुआ है। फिर सर प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करनी है दो बातें, कोशी-रीमान इक्वेशन, कोशी-रीमान समीकरण, आपको सीआर इक्वेशन आपको क्या करनी है, प्रूफ। दिया क्या है, विश्लेषिक एफ जेड की अवकलनीयता अद्वितीय है, ये दिया है, और सिद्ध क्या करना है, कोशी-रीमान समीकरण। लिख लिया होगा आप सबने, ये बुक आपके पास अवेलेबल होगी पहले से ही, जिनके पास नहीं है वो लिख लेना। और वैसे भी बुक की पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन में डल जाएगी आपको एक आध दिन में, आज ही डाल दूंगा पीडीएफ को मैं बुक की, जो अपने पढ़ने की चीजें, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका आप सॉल्यूशन अपन देखते हैं। आप लिखिए, चलिए देखिए आगे। तो गिवन क्या है आपको, गिवन या फिर दिया है, क्या दिया है कि एफ जेड जो है वो एनालिटिक है। एनालिटिक मतलब एफ जेड आपका विश्लेषिक है। विश्लेषिक होने का मतलब क्या हुआ कि जो एफ जेड का डेरिवेटिव है या अवकलज है, मतलब जो एफ डैश जेड है वो अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, अद्वितीय रूप से विद्यमान होगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा यूनिकली। ठीक है, अच्छा यूनिकली का मतलब कि किसी भी रास्ते चले जाओ, हमेशा वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। मतलब लिखना चाहो तो लिख देना भले, ये तो कोई दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है। अब आते हैं अपन यहाँ पे, चूंकि z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है और डेल्टा z इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, कोई दिक्कत? ठीक, अब एफ डैश जेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंस एफ डैश जेड इक्वल, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा है क्या, नहीं कर रहा ना, तो कॉमन वाला, मैंने दोनों में डिफरेंस समझाया था। यदि किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो पहले वाला जेड जीरो वाला, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात ना करे तो दूसरा वाला। ठीक है, तो आप लिखेंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन कितना है, डेल्टा जेड। ठीक, अच्छा क्वेश्चन ने एफ जेड पहले से ही दे रखा है, बताना क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, एफ जेड क्वेश्चन ने पहले से ही दे रखा है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। तो मुझे बता दो जरा, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड क्या होगा, मतलब जेड में डेल्टा जेड जोड़ना है, तो डेल्टा जेड है कितना, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, मतलब एक्स में तो डेल्टा एक्स ऐड हो जाएगा और वाई में डेल्टा वाई ऐड हो जाएगा, मतलब ये बनेगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है जी, प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। ठीक, तो आपके पास क्या बनेगा कि u में भी x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, क्योंकि z में डेल्टा जेड ऐड करेंगे तो u में x में डेल्टा एक्स ऐड होगा और y में डेल्टा एक्स ऐड होने वाला है। ठीक, अच्छा तो इसकी जगह तो ये लिख दो पूरा का पूरा, कितना है, लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, इस पूरे की जगह कितना आने वाला है, u एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ये चीज आपको लिख दी। ठीक है, अच्छा माइनस कितना है, एफ जेड है कितना आपके पास, यू एक्स कॉमा वाई माइनस आयोटा वी, कितना फिर से वही एक्स कॉमा वाई, और अपॉन में कितना आने वाला है, डेल्टा जेड, मतलब डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। क्लियर?
ठीक, ये जो लाइन लिखी है ना ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अद्वितीय रूप से विद्यमान, यही लास्ट में रोल अप्लाई करेगी प्रूफ करने का। ठीक है, चलो किसकी वैल्यू आ गई है, एफ डैश जेड की। अब लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो अप्लाई हो रही है। यदि इसको दूसरी फॉर्मेशन में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। ठीक है, अच्छा सुनिएगा ध्यान से, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, या इसको दोनों को यदि एक साथ लिखा जाए तो एक साथ क्या लिखते हैं इसको, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। ये बात भी क्लियर होगी। अच्छा चलो सुनो, अब डेल्टा जेड जीरो की ओर टेंड कर रहा है, मतलब क्या है ये, डेल्टा जेड यदि जीरो की ओर टेंड कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो डेल्टा जेड है उसके पास जीरो के पास जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। सबसे पहले प्रीफर कौन सा करते हैं अपन, अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। तो दोनों से ऊपर उठा देते हैं। देखिए तो इसमें केस फर्स्ट क्या बनेगा, या आप इसको भी डेल्टा जेड रहने तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। तो अलोंग केस फर्स्ट क्या बनेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश। तो एक्स अक्ष के अनुदिश जाओगे तो वाई वाला में परिवर्तन होगा ही नहीं, तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स अक्ष के अनुदिश जाओगे तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपका। तो इसमें डेल्टा वाई नहीं आएगा, ओनली कौन सा आएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई वाला। तो क्या लिखोगे आप, एफ डैश जेड इक्वल टू, ये बनेगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, क्या लिखेंगे इसको बताना, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई। ठीक है, माइनस का साइन, यू एक्स कॉमा वाई माइनस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई, क्योंकि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो है और डेल्टा जेड में डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स पे डिपेंड कर रहे हैं, तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई सॉल्व कर रहे हैं ना अपन, तो डेल्टा वाई वाला ही क्या होगा, जीरो होगा। और अपॉन में कितना है पूरा का पूरा आपके पास, डेल्टा वाई तो जीरो हो गया, ओनली क्या बचेगा, डेल्टा एक्स। क्लियर, इसको आपने दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, और अभी अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अब देखो बेटा बड़े बड़े लिख रहा हूं तो बोर्ड तो रफ करना ही पड़ेगा 2-3 बार, तब नोट कीजिए आराम से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए आ गया हो, इसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। एफ डैश जेड, ये लीजिए एफ डैश जेड इक्वल लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, सेपरेट कर लेते हैं, मतलब यू वाले एक तरफ और वी वाले एक तरफ। तो इसको और इसको देखिए, ये कितना है, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है,
कॉमा वाई, उसके बाद माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन कितना है डेल्टा एक्स। क्लियर? ये पॉजिटिव साइन है, वो नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन आपने लिखा, ठीक है, आयोटा आपने बाहर रख लिया ये वाला। ये वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई, वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई, आयोटा आपने बाहर कॉमन ले लिया था, अपॉन में कितना है वही डेल्टा एक्स, और लिमिट भी अप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पर, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर आयोटा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं होगी? चलो आप लोग लिखेंगे एफ डैश जेड इक्वल टू, ये पूरा क्या बन गया, थ्योरम शुरू हुई थी तभी समझाया था मैंने कि यहाँ चेंज किसमें हो रहा है, x से x प्लस डेल्टा एक्स में, मतलब x चेंज हो रहा है, y यहाँ भी y था और यहाँ भी y है, मतलब y में चेंज नहीं हुआ, y क्या है कांस्टेंट। और जब ऐसी कंडीशन होती है कि एक तो अचर रहे दूसरा चर रहे, तो वो कैसा अवकलन होता है, ये फॉर्मूला तो है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है, ये प्रथम सिद्धांत है अवकलनीयता का, लेकिन जो वो होता है वो d अपॉन डी एक्स के फॉर्म में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे दोनों चीजों में चेंज हो रहा है, सॉरी वहां पर y में चेंज हो रहा होता है x के रेस्पेक्ट में। अब यह x में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, लेकिन y वाला कांस्टेंट है, यहां भी y था यहां भी y है, तो इसको आप डेल के फॉर्म में लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे डेल u अपॉन डेल x। शुरुआत में बताया था यहां पर मैंने, भले वीडियो को आप पीछे करके देख लीजिए दोबारा से। उसके बाद आयोटा ये लीजिए, अब वो किस में चेंज हो रहा है, v में, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। x तो चेंज हो रहा है, y जो की त्यों है, तो x वाला चेंज हो रहा है, y जो की त्यों है, तो उसको अपन क्या लिख देंगे, आयोटा डेल v अपॉन डेल x। और इक्वेशन नंबर अपन ने इसको दे दिया 1 2 हो गए थे 3 दे दिया। क्लियर? आगे ना बात समझ में? अरे मैंने ये किया, देखो इसको पार्शियल डेरिवेटिव बोलते हैं जब एक जो आपका वेरिएबल है वो तो कांस्टेंट रह जाए, आंशिक अवकलन बोलते हैं यदि एक आपका चर जो है वो तो स्थिर रह जाए और दूसरे चर में परिवर्तन हो रहा हो। तो यहां से y तो स्थिर है और x में परिवर्तन हो गया, y से y तो स्थिर है, x में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति क्या होती है, जब एक चर को स्थिर रखा जाए दूसरे के सापेक्ष किया जाए तो आंशिक होता है, तो आंशिक अवकलन मैंने लिख दिया यहाँ पर। अभी केस फर्स्ट था जब आप कहां से गए थे, अलोंग एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के अनुदिश। अब अपन लेते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड ये क्या कहता है, अलोंग वाई एक्सिस आप जाने वाले हो तो ब्रैकेट में लिखोगे वाई अक्ष के अनुदिश। ठीक है, अब सर वाई अक्ष का अनुदिश क्या होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वाई अक्ष का अनुदिश कौन जीरो हो जाएगा, डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जेड क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो डेल्टा एक्स जीरो तो ओनली क्या बचेगा, आयोटा डेल्टा वाई। ठीक, अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी आपकी वो क्या बन जाएगी आप बताना, एफ डैश जेड इक्वल, जो इससे जस्ट पहले जो आई थी यही है वो कि लिमिट बोलते जाओ डेल्टा वाई टेंस टू 0, क्योंकि डेल्टा एक्स तो हट ही गया, 0 हो गया, ठीक है, यू, अब की बार डेल्टा एक्स 0 डेल्टा वाई रहेगा तो क्या लिखोगे, एक्स प्लस एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। जो काम आपने यहाँ एक्स के साथ किया था ना वो काम आप वाई के साथ कर दो, डिट्टो कॉपी, प्लस आयोटा वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, क्योंकि वाई में चेंज हो रहा है, एक्स वाला तो 0 कर ही दिया था क्योंकि अपन वाई एक्स के अनुदिश जा रहे हैं, माइनस यू एक्स वाई, ठीक है, फिर माइनस आयोटा वी एक्स वाई, और पूरे के अपॉन कितना है, ये है भैया डेल्टा वाई, आयोटा डेल्टा वाई नहीं आयोटा डेल्टा वाई। क्यों? क्योंकि नीचे तो वही था डेल्टा जेड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में नीचे क्या था, डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड होता क्या है, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, डेल्टा एक्स वाला 0 हो गया तो आयोटा डेल्टा वाई बच गया। चलते जाइए, इसको आप लिखोगे लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, सेपरेट कर लो ये वाला और ये वाला, तो क्या आएगा, यू एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई अपॉन कितना है, आयोटा डेल्टा वाई। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ो, इसको एक काम करो, आप 1 अपॉन आयोटा को बाहर ही लिख लो क्योंकि दोनों में आएगा, इसलिए यहां से मैंने उठा के यहां बाहर लिख दिया। ठीक है, प्लस का साइन, और एक चीज और देखो ध्यान से, 1 अपॉन आयोटा इसके लिए आपने लिख लिया बाहर से, अब इसमें और इसमें आयोटा कॉमन आने वाला है, इसमें और इसमें आयोटा कॉमन आएगा, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0, क्या लिखोगे आप, वी एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कॉमा वाई अपॉन कितना, डेल्टा वाई। इस आयोटा कहां गया, आयोटा से तो आयोटा कैंसिल हो गया था। ठीक है, आगे देखिए,
यहाँ आपको ये चीज बताना चाहूंगा, देखो ध्यान से, ये 1 अपॉन आयोटा क्या होता है। देखो आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत थोड़ी है। आयोटा से ऊपर किया, आयोटा नीचे किया, तो नीचे आयोटा इसका वैल्यू क्या हो गया -1, तो ये आ गया माइनस आयोटा। तो इसकी वैल्यू -1 है ना, मतलब 1 अपॉन आयोटा को आप क्या लिख सकते हो, माइनस आयोटा। तो इसकी जगह तो मैं लिख दिया माइनस आयोटा। ये क्या बना है, तो वो डेल वाला ही, क्योंकि y में चेंज हो रहा है लेकिन x कांस्टेंट है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। तो आप लिखेंगे डेल u अपॉन डेल y प्लस, अच्छा सुनिए इधर क्या आ रहा है, वैल्यू किसकी है, ये एफ डैश जेड की। इधर क्या आने वाला है आपके पास, ये डेल v अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल y, मतलब इसको आप लिख सकते हो डेल v अपॉन डेल y, ये लीजिए माइनस का साइन आयोटा डेल u अपॉन डेल y। इक्वेशन नंबर इसको आपने दे दिया 4। अगर आपको शुरुआत याद हो तो एफ जेड जो फंक्शन है कैसा फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है या विश्लेषी फंक्शन है, ठीक है, विश्लेषी फलन है। विश्लेषी फलन होता क्या है कि उसकी जो अवकलनीयता है या उसका जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। पहली बात, यूनिक होने का मतलब क्या है कि किसी भी रास्ते से आप एफ डैश जेड का मान निकालो हमेशा क्या आएगा, इक्वल आएगा। जब मैंने एक्स अक्ष से निकाला तो ये वाला आया, जब मैंने वाई अक्ष से निकाला तो ये वाला आया, जब मैं एक्स एक्सिस के अलोंग गया तो ये वाली वैल्यू मिली है, और जब मैं वाई एक्सिस के अलोंग गया तो मुझे ये वाली वैल्यू मिली है। अब एनालिटिक तो पहले से ही है, तो एफ डैश जेड की वैल्यू तो सेम आनी चाहिए थी। तो ये दोनों अलग अलग आ रही है दिखने में, तो दिखने में क्या आ रही है, अलग अलग, लेकिन कंडीशन जो दी गई है कि एफ जेड एनालिटिक है या फलन एफ जेड विश्लेषिक है, तो उसके हिसाब से दोनों क्या आनी चाहिए, सेम। तो उसको अपन यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम, इधर लिख देता हूं साइड में, आप फिर नोट कर लीजिएगा आराम से, कि सिंस एफ जेड इज एनालिटिक, फलन एफ जेड क्या है, विश्लेषिक है, फलन एफ जेड क्या है, विश्लेषिक है। सो एफ डैश जेड क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब इसका जो अवकलज है वो क्या होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होगा, एक वैल्यू आएगी, अलग अलग नहीं आएंगी। तो जो दोनों आई है ना, ये एक कब होंगी, तो दोनों इक्वल होंगी। तो बाई इक्वेशन 3 एंड 4, बाई इक्वेशन 3 एंड 4, 3 तो क्या कह रही है, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहां लिख देता हूं डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये किसके इक्वल होगा, ये वाली डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब अगर नोट कर लीजिए फिर अपन इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी वहां आपको दिखेगा नहीं, नोट करिए फिर तसल्ली से आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई भी यदि सिंगल डाउट भी आपको रहता है तो आप मुझे कॉल, व्हाट्सएप या एजू साइंस ऐप में चैट का ऑप्शन है, वहां जाके आप मुझे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आपको हैंड टू हैंड विद इन 1 आवर 2 आवर आपको आंसर मिल जाएगा आपका। और हैंड टू हैंड पूछना है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, चलिए, और ध्यान रखिएगा इस प्रोसीजर में आपका बहुत 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 सारा टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है, बहुत कुछ बेनिफिट है आपका। बस पढ़िए और अपने साथियों को सबको जोड़िए इसमें। और मैं बता चुका हूँ 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख 3 दिन फीस जो पे करेगा उसकी 699 लगेगी, उसके बाद जो पे करेगा उसकी 799 लगेगी। और फीस के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली आप मुझसे बोलेंगे फ़ोन करके। ये नहीं अपने मन में बात रख ले, जैसी भी जो भी बात हो मुझे आप फ़ोन करके बताएंगे, फिर उसके ऊपर अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
देखिए जैसा कि आपको बताया गया कि एफ डैश जेड की आपको दो वैल्यू मिल गई, एक तो केस फर्स्ट से मिली और एक केस सेकंड से मिली, लेकिन डेफिनेशन क्या थी विश्लेषिक की एनालिटिक की कि फंक्शन एफ जेड या फलन एफ जेड विश्लेषिक है या फिर एनालिटिक है, तो उसके जो डेरिवेटिव होंगे वो किसी भी कंडीशन से निकाल लो यूनिक आएंगे। यूनिक मतलब एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। लेकिन हमारे पास दो आए इसलिए हमने दोनों क्या कर दिया इक्वल। अब वो क्या है हमारे पास, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, माइनस आयोटा डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये तो देखो ये भी एक कॉम्प्लेक्स है और ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये तो रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। और जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो इक्वल होते हैं तो क्या होता है, रियल वाला रियल के इक्वल होता है और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के। तो लिख दोगे रियल या कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, मतलब वास्तविक व काल्पनिक भाग की तुलना। तो वास्तविक वाला वास्तविक के साथ और काल्पनिक वाला काल्पनिक के साथ। तो पहला वाला पहले के साथ कि भैया डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल डेल वी अपॉन डेल वाई, ये लीजिए, और डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई, या फिर इसको यदि आप दूसरी फॉर्म में ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस वाले को उधर लिख लो भले कि डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। और इन्हीं को क्या बोलते हैं, कोशी-रीमान इक्वेशन। तो दीज आर कोशी-रीमान इक्वेशन, मतलब ये कोशी-रीमान समीकरण है। लास्ट टाइम लिख रहा हूं पूरा कोशी-रीमान समीकरण, अगली बार इसको शॉर्ट बोलेंगे क्या, CR इक्वेशन। और यही आपको प्रूफ करना था कि कोई फंक्शन यदि एनालिटिक हो या विश्लेषिक हो तो वो कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या फिर उसके लिए ये चीजें कंपलसरी होती हैं। आवश्यक प्रतिबंध है, ये नेसेसरी कंडीशन है। अच्छा सुनो एक चीज और कि सर नेसेसरी कंडीशन ठीक है, लिख भी दिया, प्रूफ भी कर दिया, सेंस क्या निकला, सेंस क्या निकला, ध्यान से देखिएगा कि एनालिटिक कोई फंक्शन है मतलब विश्लेषिक कोई फलन है, ठीक है जी, तो वो डेफिनेटली CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डेफिनेटली CR समीकरण कोशी-रीमान समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। मतलब कोई फंक्शन एनालिटिक है तो निश्चित रूप से CR इक्वेशन को सेटिस्फाई या कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। लेकिन यदि कोई फंक्शन CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या संतुष्ट कर रहा है तो उसका एनालिटिक होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे याद कीजिए वो बताया था कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या है, अवकलनीय है, तो वो डेफिनेटली संतत होगा, निश्चित रूप से संतत होगा। लेकिन संतत है तो उसका अवकलनीय होना जरूरी नहीं है। तो वही चीज यहां पर है कि कोई फंक्शन यदि एनालिटिक है, विश्लेषिक है, तो वो डेफिनेटली CR इक्वेशन या कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करेगा। लेकिन यदि वो कोशी-रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है तो उसका विश्लेषिक होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। विश्लेषिक या एनालिटिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि सर एनालिटिक फंक्शन का मतलब ये हुआ कि उसकी वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, fz विल बी सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक मानी फलन, और जो fz का डेरिवेटिव है या fz का जो अवकलन है f डैश z वो अद्वितीय रूप से विद्यमान होना चाहिए। किसी भी रास्ते से आप चले जाएं आपको हमेशा एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए। यहाँ अपन ने केस फर्स्ट और केस सेकंड लिया था, केस फर्स्ट और केस सेकंड में दो अलग अलग रास्तों से अपन गए थे, एक बार गए थे x अक्ष से, एक बार गए थे y अक्ष से। दो जो वैल्यू अलग अलग आई थी वो दोनों अलग अलग आ रही थी लेकिन अलग हो नहीं सकती, तो इसके लिए क्या होगा, दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ये देखिए यहाँ इक्वल कर दिया, कंपेयर कर दिया, ये मिल गया, ये क्या है CR इक्वेशन, और ऐसे आपकी थ्योरम प्रूफ हो जाती है। लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा, समझ में भी आपको आ गया होगा। अब 9th क्लास है आपकी ये, और एक दो क्लास जितना टाइम अपने पास रहेगा उस हिसाब से अपन आगे कैरी करेंगे। यूट्यूब और एजुसाइंस ऐप दोनों पर उम्मीद करता हूं सबने एजुसाइंस ऐप डाउनलोड कर लिया होगा
और अनाउंसमेंट कर चुका हूँ 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 3 दिन फीस 699, उसके बाद फीस फिर वही 799 रहेगी। जल्दी से ज्वाइन करिएगा 22 तारीख को। और मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा वो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछेंगे पेमेंट करने से पहले। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। सिलेबस आपको मिल चुका है, डाल चुका हूँ मैं असाइनमेंट में, उसी में एप्लीकेशन में, और बुक की PDF भी जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी डाउट आता है कहीं भी तो मुझसे पूछिए। और बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। और अपने सारे साथियों को, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, सब बच्चों को इससे जोड़िए। फर्स्ट ईयर का बैच भी अपन जल्द ही शुरू करने वाले हैं। गणेश चतुर्थी के दिन से शुरुआत कर देंगे फर्स्ट ईयर के बैच की। और पढ़िए और औरों को पढ़ाते रहिए और मस्त रहिए। बस चलिए, थैंक यू।